आज 26 नवंबर 2020 है और इस समय मैं अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय के प्रांगण में बैठा हुआ हूँ। और यह राष्ट्रीय कार्यालय जो है ये 5 रायसीना रोड पर स्थित है, जो कि संसद भवन से अधिक दूर नहीं है। और हमारा जो संसद भवन है ये राष्ट्रीय पंचायत है और देश की राष्ट्रीय एकता का आधार स्तंभ भी है। तो ऐसी जगह पर बैठ करके और मैं आज 26 नवंबर 2020 को संविधान के ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना संविधान स्वीकृत किया था। यद्यपि उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। मैं इस संविधान के बारे में कुछ निर्णायक बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये भारत का संविधान है, इसको जो पुरातनपंथी विचारधारा के लोग हैं, यानी कि जो आरएसएस परिवार के लोग हैं, वे इसके बारे में क्या कहते हैं। उनका ये कहना है कि यह संविधान हमारा नहीं है, यह विदेशों की नकल करके बनाया गया है। लेकिन इस बारे में मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि संविधान सभा में जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पढ़ा था, उसी समय कहा था कि हम दुनिया के संविधानों की नकल करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन यह भी सही है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय तक दुनिया में लोकतंत्र का बहुत विकास हो चुका था और हमें भी उसी विचारधारा के अनुसार, जो आधुनिक लोकतांत्रिक विचारधारा थी, उसी के अनुसार हमें भी जो है कार्य करना था। हमें भी अपने संविधान का निर्माण करना था। लेकिन विदेशी संविधानों की नकल करते हुए भी हमारा संविधान अपने आप में मौलिक है। हमने इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली की नकल किया है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली की जितनी ज़रूरत हमारे देश में है, संसदीय शासन प्रणाली की जितनी उपयोगिता जो है हमारे देश में है, उतनी उपयोगिता शायद इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली की नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड एक छोटा देश है। और संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें हर क्षेत्र के जनता की आवाज़ सुनी जाती है। किसी भी क्षेत्र की जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। यह संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि हमारा देश एक बहुत विशाल देश है और इस इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई में हमारा देश जो है पहले कभी संगठित नहीं था। 16 अगस्त 1948 को सरदार पटेल ने भाषण देते हुए ये कहा था कि विभाजन के बाद भी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और इतना बड़ा मुल्क हमें सैकड़ों वर्षों बाद प्राप्त हुआ है। विगत में पता नहीं कभी इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई के रूप में था कि नहीं, क्योंकि अशोक के समय कहा जाता है कि भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी, लेकिन वास्तव में उस समय की राजनीतिक एकता में और आज की राजनीतिक एकता में बहुत फर्क है। उस समय यातायात के साधन नहीं थे और वो राजनीतिक एकता कैसी थी, उसका स्वरूप क्या था, और वास्तव में जो प्रत्यक्ष शासन था अशोक का या उसके वंशजों का, वो उतने बड़े क्षेत्र में नहीं था कि हम जिसको कह सकें कि पूरे भारत को हम कह सकें। प्रत्यक्ष शासन तो उनका उत्तरी भारत पर ही था और इतनी बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में जो हमारा देश जो है आज जो ये संगठित हुआ है, तो वास्तव में ये आधुनिक विचारधारा के कारण है, ये आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा के कारण है। और ये जो आधुनिक लोकतंत्र की जो अवधारणा है, यह अवधारणा कोई एक दिन में नहीं विकसित हुई है।
यह वास्तव में मानवतावादी चिंतन का परिणाम है। और 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से जो है राजनीतिक क्रांतियों का एक दौर शुरू होता है, और यह दौर जो है 1945 ईस्वी के द्वितीय विश्व युद्ध तक चलता रहता है। तब जाकर के यूरोप में पूर्ण रूप से लोकतंत्र की स्थापना होती है और सारी दुनिया के लिए जो है लोकतंत्र की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है। कुछ देशों को प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही आज़ादी मिल गई थी, वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो गई थी, और कुछ देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिली। जिस समय अपना देश आज़ाद हुआ उसके आसपास के समय में कम से कम 40-50 देश आज़ाद हुए। तो कहने का अर्थ यह है कि पुरातनपंथी विचारों पर चल करके हम कभी इस संविधान का निर्माण नहीं कर सकते थे, और पुरातनपंथी विचारों पर चल करके जैसा कि सरदार पटेल कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो इतनी बड़ी प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित हुआ है ये सैकड़ों वर्षों बाद हुआ है। तो कहने को तो हमारे ग्रंथों में जो अतिरंजित बातें कही जाती हैं, जो बढ़ा चढ़ा करके जो बातें कही जाती हैं, इसी वजह से हमें वास्तव में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम पीछे रह गए आधुनिक युग में। और यह बात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18वीं 19वीं सदी के अंत में ही कह दिया था। तो कहने का अर्थ ये है कि कहने को तो हम बेशक कह लें कि सारी दुनिया पर हमारा शासन था, हम चक्रवर्ती सम्राट थे, दुनिया पर हम ही शासन करते थे, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था, मनुस्मृति में भी ऐसा लिखा गया है। मनुस्मृति के जो अच्छे अंश हैं उनको मैं मानता हूँ, जो विवादित अंश नहीं हैं मनुस्मृति के उन अंशों को मैं मानता हूँ, और उसके अनुसार, और ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसके अनुसार जो है ठीक है कि प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था, लेकिन आधुनिक काल में तो यूरोप ही विश्वगुरु है। और यह संविधान जो है हमें यूरोप से ही प्राप्त हुआ है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति जब शुरू होती है तो उससे पहले ही 1783 ईस्वी में अमेरिका में सबसे पहले आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। और 1215 ईस्वी में जब नागरिक अधिकारों की घोषणा होती है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया 1215 ईस्वी से शुरू होती है। तो कहने का मतलब है कि जो ये आधुनिक विचारधारा है, जो आधुनिक मानवतावादी विचारधारा है, जो आधुनिक लोकतंत्र है, इसके मामले में यूरोप ही विश्वगुरु है। और यूरोप के जो विविध संविधान हैं और यूरोप से बाहर भी जो तमाम संविधान बने, उनसे प्रेरणा लेकर के हमें संविधान बनाना ही बनाना था, क्योंकि प्राचीन परंपरा पर चल करके हम जो है आधुनिक ढंग से संविधान नहीं बना सकते थे, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते थे। यहाँ राजाओं महाराजाओं का शासन ही रहता, यह देश विघटित ही रहता, यह टुकड़े टुकड़े ही रहता, ये एक हो ही नहीं सकता था। आज जो हमारे देश का एकीकरण हुआ है और दुनिया के तमाम देशों का एकीकरण हुआ है, वास्तव में यह एकीकरण जो है आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा के आधार पर हुआ है, जिसमें प्रभु सत्ता जो है वो जनता के हाथों में होती है। तो हम ये समझने लगते हैं कि जो यूरोप है, हम मानते हैं कि यूरोप आधुनिक ज्ञान विज्ञान का जनक है, लेकिन हम ये सोचने लगते हैं कि केवल प्राकृतिक विज्ञानों का विकास यूरोप में हुआ आधुनिक युग में, और प्राकृतिक विज्ञानों के विकास के कारण जो हम भौतिक सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, चाहे वो आने जाने की सुविधा हो, ट्रेन की सुविधा हो, या वायुयान की सुविधा हो, या तमाम बिजली की सुविधा है, या मोबाइल की सुविधा है, जो हम तमाम आधुनिक जो है भौतिक सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, तो हम समझते हैं कि यूरोप से हमें केवल यही प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आधुनिक सामाजिक विज्ञान हैं, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब का विकास भी वास्तव में यूरोप में ही। और ये जो हमारा आधुनिक विश्व में जो हम जो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हैं, आधुनिक अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, यह भी यूरोप की ही देन है। तो यूरोप को आधुनिक युग में विश्वगुरु मानने में हर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर परमपिता परमेश्वर ने ये सारी दुनिया बनाई है, तो परमपिता परमेश्वर ने केवल भारत को ही नहीं बनाया है कि भारत ही विश्वगुरु रहेगा। प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था,
मध्यकाल जो कि अनिश्चित है कि मध्यकाल कब था, तो मध्यकाल में जो है विश्वगुरु, मैं समझता हूँ कि यूनान और उसके समीपवर्ती क्षेत्र को हम विश्वगुरु मान सकते हैं, क्योंकि मध्यकाल थोड़ा अनिश्चित है। और इसके बाद आधुनिक ज्ञान विज्ञान का विकास जो है वह 17वीं 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ यूरोप में। तो यूरोप में केवल भौतिक सुख सुविधा के साधन ही नहीं विकसित हुए, मानवता को उन्नत करने के लिए हम जीवन कैसा जिएं, क्योंकि अंग्रेजी कवि अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, मनुष्य का मनुष्य के रूप में ही अध्ययन उचित है। हमारे समाजशास्त्री कहते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जब आधुनिक मानवतावादी चिंतन शुरू हुआ तो देवी देवताओं, धर्म, प्रकृति, संप्रदाय, इन सब को अलग करके जो है ये चिंतन प्रारंभ हुआ, और इस चिंतन को हम धर्मनिरपेक्ष चिंतन कह सकते हैं। तो बिना धर्मनिरपेक्षता के, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब भी पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि आज जो बहुत ज़ोर शोर से बात उठाई जा रही है इस संविधान के बारे में कि ये संविधान पक्षपातपूर्ण है, हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं होना चाहिए, जबकि ये कह दिया गया है कि इस धर्मनिरपेक्ष शब्द का वास्तविक अर्थ पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि संकुचित अर्थ में तो धर्म जो है वो संप्रदाय होता है, व्यापक अर्थ में धर्म धर्म होता है। तो ये पंथ निरपेक्ष संविधान है, और इसमें समाजवादी शब्द भी जो है 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जबकि कल्याणकारी राज्य की कल्पना तो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में थी ही। तो कहने का अर्थ है कि हमने कई देशों से संविधान में ढेर सारी चीज़ें लिया है, और अगर अच्छी चीज़ें ले करके हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना संविधान बनाया है तो वह अच्छा है। हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले संयुक्त राज्य अमेरिका से भी कुछ चीज़ें लिया है, मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, और हमारे देश की प्रस्तावना जो है दुनिया में सबसे अच्छी प्रस्तावना मानी जाती है। हमने फ्रांस के संविधान से भी स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का भाव लिया है। हमने आयरलैंड के संविधान से भी नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। हमने कई देशों के संविधान से जो है संघीय शासन व्यवस्था के सूत्र लिए हैं। तो अच्छी चीज़ों को अगर हम ग्रहण करके, और देखिए जो यूरोप के लोग विकसित हुए तो इसीलिए विकसित हुए कि वो अपने को मानते थे कि हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान अर्जित करना है। वो जहाँ भी जो अच्छी चीज़ पाते थे उसको ग्रहण करते थे। उन्होंने अपने ज्ञान का विकास जो है निरपेक्ष होकर के किया, किसी बंधन से बंध करके नहीं किया। और इस संदर्भ में हम भगत सिंह के विचारों को उद्धृत कर सकते हैं कि भगत सिंह ने कहा था कि प्रगति के लिए संघर्षशील हर एक व्यक्ति को जो है पुरातनपंथी विचारों को चुनौती देनी ही होगी। अगर हम पुरातनपंथी विचारों पर चलते तो ये देश जो है इसमें कभी भी जो है न लोकतंत्र की अवधारणा आती, और न तो जनता के अधिकारों की बात आती, न स्वतंत्रता समानता की बात आती, और बिना लोकतंत्र की अवधारणा पर चले हम को आज़ादी भी नहीं प्राप्त होती, क्योंकि राजाओं महाराजाओं वाली जो शासन व्यवस्था है, जो मनुस्मृति, तो वहीं तक सीमित थी। हम ठीक है, हम कह रहे हैं कि मनुस्मृति का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मनुस्मृति में कुछ विरोधी बातें हैं, कुछ विसंगति की बातें हैं, कि मनुस्मृति में बहुत अच्छा भाग भी है। मनुस्मृति के विद्वान कहते हैं कि इसमें बाद में मिलावट हुई है, लेकिन प्राचीन काल के लिए मनुस्मृति ही संविधान था। प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं का ही शासन था। लेकिन ये जो शासन है राजाओं महाराजाओं का, क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने तो उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप से ये घोषणा किया कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और उस समय पूर्ण स्वराज की मांग करना जो है ये वास्तव में पुरातनपंथी विचारों का विरोध करना था, क्योंकि उस समय भी नरम दल गरम दल की लड़ाई वहाँ चल रही थी। जो पहले गरम दल था वही बाद में नरम दल बन जाता था, और जवाहरलाल नेहरू उस समय गरम दल के नेता थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि मैं गणतंत्रवादी हूँ और मैं समाजवादी हूँ, और समाजवादी आधार पर अगर उन्होंने समाज अपने देश की अर्थव्यवस्था को संयोजित करने का, या देश के निर्माण का संयोजन अगर उन्होंने समाजवादी आधार पर करने का संकल्प न लिया होता तो ये देश पिछड़ा ही रहता। इसमें तमाम जो गरीब वर्ग है, तमाम जो पिछड़ा वर्ग है, तमाम जो दलित वर्ग है, तमाम जो वनवासी वर्ग है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 50% तो गरीब जनता जो है निवास करती थी, तो इन सबको जो है स्वतंत्रता का लाभ मिले। और अपने पहले भाषण में ही जो है
जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि जब तक हम सभी के आंसू नहीं पोंछेंगे, जब तक हम सबके कष्ट नहीं दूर करेंगे, तब तक इस आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें जो पुरातनपंथी लोग इस संविधान की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ये दूसरे देशों की नकल है, तो ठीक है, दूसरे देशों की नकल है, लेकिन हमने इसको अपने अनुकूल जो है वो बनाया है। हमारा संविधान जो है मौलिक भी है और जो जैसी ज़रूरत थी उसके हिसाब से बनाया है। तो ये संविधान रहेगा तभी इस देश में लोकतंत्र रहेगा, और लोकतंत्र रहेगा तभी जो है जनता के अधिकार रहेंगे, जनता के हाथों में प्रभुसत्ता रहेगी, तभी इस देश की एकता अखंडता जो है वो बनी रह सकती है, और तभी जो है इसकी स्वतंत्रता भी कायम रह सकती है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। आगे आने वाली वीडियो में फिर मैं इसके आगे की बात जो है आपको बताऊँगा, और मेरा आग्रह है कि 26 नवंबर को हम संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि जो इस समय सत्तारूढ़ लोग हैं, जो मतलब आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं, वो इस संविधान को एक तरह से जो है खुल करके तो नहीं कहते, लेकिन एक तरह से इसको मानते नहीं, इसको बर्बाद करने पर तुले हैं। तो हमें संविधान को बचाना है। इसी संदेश के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ।